हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस और हाथी पाँव। तो हमारे ऑप्शन है लिम्फेटिक फिलेरियासिस, मलेरिया, कालाजार, येलो फीवर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। हाँ, इसमें अदर ऑप्शन है मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ से होती है बीमारी। कालाजार भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और कालाजार को ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक फीवर। येलो फीवर जो हमारा चौथा ऑप्शन है, ये होता है दोस्तों वायरस से होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, इसकी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस है, ये नीमेटोड वायरस होते हैं, डिजीज़ होती है। नीमेटोड कीड़े होते हैं जो धागे के समान दिखाई देते हैं। और इसकी जो प्रजाति है दोस्तों, ये नाम ध्यान रखना, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या रूजिया मलाई। इसके शरीर में प्रवेश करने की वजह से ये बीमारी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रेड सैंडर्स। ऑप्शंस आर अ स्पीशीज ऑफ एंड्स, fast disappearing species of non-fragrant variety of sandalwood, an insect which is found in ravines of Chambal river, an infectious disease। तो इसका करेक्ट आंसर है फास्ट डिसअपियरिंग स्पीशीज ऑफ नॉन फ्रेगरेंट वेराइटी ऑफ सैंडलवुड। सैंडलवुड जो होता है दोस्तों, वो चंदन की लकड़ी होती है, जिसको पुष्पा मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, और आपको दोस्तों पता है कि चंदन की लकड़ी काफ़ी पवित्र मानी जाती है। इसका पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। हमारे चेहरों पे जो पिंपल्स, एक्नी, झाइयाँ आती है, उसको समस्याओं को सही करने में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ये दोस्तों हमारी लकड़ी पाई जाती है आंध्र प्रदेश के जंगलों में, और इसकी 1 किलो लकड़ी की कीमत 35,000 से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है। ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, इसको रिसेंटली इंडेंजर्ड कैटेगरी अपनी रेड लिस्ट में डाला है और इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज सिग्निफिकेंट फॉर। इस क्वेश्चन में ये 2 बातें बताई गई हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, और इसमें बताना है हमें क्या ये ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी, वो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस बोली गई थी क्या इस एक्ट में। और हमारा सेकंड ऑप्शन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया था। तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, इसको ब्रिटिश PM, उस टाइम पर ब्रिटिश PM थे हमारे विलियम पिट, उनके नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया है, विलियम पिट। और ये एक्ट जो था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसमें ड्यूअल सिस्टम की बात करी गई थी। कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो
ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल मिल गया था कंपनी के अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को संभालने के लिए। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8वें शेड्यूल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है 28, 28, 25, 22, 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 22। 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। उसके बाद आज़ादी के बाद इसमें 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिसके बारे में मैंने यहाँ बताया है दोस्तों। सिंधी को ऐड किया गया 1967 में दोस्तों, और 21st अमेंडमेंट के तहत इस भाषा को ऐड किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71 में 1992 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, जिसकी मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और हमारी अगली ये हो गए दोस्तों हमारे सिंधी 1 + 3 4, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 4 भाषाएं हो गई। 4 भाषाएं और ऐड होंगी, तो वो 4 भाषाएं दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और सेंथली, जिसको 2003 में ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों 2011 में उड़िया का नेम उड़िया कर दिया गया 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? हमारे ऑप्शन से NCBC इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या NCBC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? NCBC कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। इसका कंपोजिशन की बात यहाँ पे करी गई है। और थर्ड ऑप्शन है NCBC हैज़ बीन अकॉर्डेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू 102nd अमेंडमेंट 2018। क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर मिला है तो वो अमेंडमेंट जो था वो 102nd अमेंडमेंट था। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो चेयरपर्सन, NCBC के जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम एमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल वर्कर बिलोंगिंग टू एनी कास्ट रिलीजन। तो दोस्तों इसमें हमारा NCBC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑप्शन करेक्ट है। NCBC में चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, ये 5 मेंबर्स की बॉडी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। NCBC को 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। बट इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एनी कास्ट और रिलीजन से नहीं, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस OBC के बारे में ये कमीशन में बात हो रही है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। इससे रिलेटेड और जानकारी ले लेते दोस्तों। चेयरमैन जो होता है इसका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करना चाहिए। इसमें दोस्तों आर्टिकल 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे 2 आर्टिकल इसमें ऐड करे गए थे, 338B एंड 343 आई थिंक 344B है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 338B में क्या कहता है, प्रेसिडेंट को 338A जो था वो SC ST के बारे में बात करता है, और 338B जो है वो एक कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में फॉर्मेशन की बात करता है। ठीक है दोस्तों, जो 344B है जिसको मैं चेक करने के लिए कह रहा हूँ, ये हो सकता है 346A हो। तो इसमें दोस्तों क्या है, प्रेसिडेंट
को पावर है किसी एरिया किसी कम्युनिटी को सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस देने के बारे में। एक बार इसको दोस्तों आप चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड IPC इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ सेडिशन? सेडिशन दोस्तों, यहाँ पे सेडिशन जो है वो राजद्रोह होता है। राजद्रोह इसकी मीनिंग होती है। इस पे अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी ये चर्चा में रहा था, इस पे कानून बनाए। और क्योंकि ये बहुत पुराना हमारा सेडिशन का चला आ रहा है, तो इसको चेंज करने की आज के सिनेरियो में इसको चेंज करने की डिमांड है। तो इसको सेक्शन 124A के तहत जो है इसका जिक्र किया गया है इंडियन पिनल कोड में राजद्रोह के बारे में। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 124A। ये इंडियन पिनल कोड जो है IPC, ये ब्रिटिश राज के टाइम में 1860 में इसको इनेक्ट किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Consider the following pairs in relation to various articles of the Constitution of India and their applicability for a particular state। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसके आर्टिकल और स्टेट्स के बारे में एक बार कंपैरिजन कर लीजिए। जो करेक्ट जितने ऑप्शंस इसमें करेक्ट है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शंस दो ऑप्शंस इसमें करेक्ट है। 371A जो है वो नागालैंड से रिलेटेड आर्टिकल है। 371B आसाम से रिलेटेड है। 371C मणिपुर से रिलेटेड है। 371E आंध्र प्रदेश और 371G जो है वो मिजोरम से रिलेटेड है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जोजिला टनल कनेक्ट्स। जोजिला टनल क्या लेह और मनाली को कनेक्ट करता है, क्या लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, लेह और कारगिल को कनेक्ट करता है, या श्रीनगर और मनाली को कनेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। इसके और जानकारी ले लेते हैं। ये एक लॉन्गेस्ट रोड टनल है दोस्तों। जोजिला टनल लॉन्गेस्ट रोड टनल है। इसकी लेंथ 14.15 सेंटीमीटर है और ये बाई डायरेक्शनल है। दोस्तों यहाँ होता क्या है, जोजिला पास जो है वो विंटर के दौरान ठंड में इसका बंद कर दिया जाता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो इस वजह से क्या होता है, लद्दाख रीजन और कश्मीर रीजन कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये जोजिला टनल जो है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए इसको बनाया गया है ताकि विंटर हो समर हो कैसा भी मौसम हो उसमें ये जोजिला टनल आपको सर्व करेगा। अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, फ्रीजिंग ऑफ ए लेक, टाइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एक केमिकल रिएक्शन कौन सी है दोस्तों? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। फ्रीजिंग ऑफ ए लेक इन वाटर, दोस्तों फ्रीजिंग ऑफ ए लेक इन विंटर जो है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। पानी का सिर्फ लिक्विड फॉर्म से आइस फॉर्म में कन्वर्ट होना एक केमिकल रिएक्शन नहीं होती। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ अ केमिकल रिएक्शन दोस्तों, ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट दोस्तों एक जार हो गया, कोई ग्लास हो गया, उसमें नीचे की तरफ जो हैवी जो कंकर्स वगैरह होते हैं, जो मटेरियल जो जमा हो जाता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं दोस्तों। तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये दोनों ही जो है वो केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अच्छा ये दोस्तों यहाँ गलत है, इसमें
बी एंड डी कर दीजिएगा, इसमें दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। व्हेन आइस इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर देन, जब बर्फ़ को हम पानी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो दोस्तों जब हम बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है दोस्तों, उसको हीट दी जाती है तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिससे वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो हम जल्दी नई वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू।